हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मधुमक्खी में लगने वाले जो मुख्य रोग हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। इसकी पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने मधुमक्खी के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में भी मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है। इसके वजह से हम लोग इसको 2 या 3 बार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, मधुमक्खी में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मधुमक्खी में लगने वाली बीमारियां। तो सबसे पहले मधुमक्खी की हम लोग पढ़ेंगे बीमारी एकरिन रोग, ठीक है। मधुमक्खी का एकरिन रोग या एकराइन डिजीज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। मधुमक्खी का एकरिन या एकराइन रोग, तो यह क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो एकराइन रोग मधुमक्खियों का एक गंभीर परजीवी रोग है। कहने का मतलब ये जो रोग होता है एक परजीवी कारण, इसलिए गंभीर परजीवी रोग इसको बोला जाता है। यह रोग एक सूक्ष्म परजीवी एक कार्पिस ऊडी के कारण होता है। किसी कारण होता है? एक कार्पिस ऊडी के कारण होता है, ठीक है। जो मकड़ी के समान होता है, यह जो परजीवी होता है यह मकड़ी के समान होता है। यह क्या करता है, यह मकड़ी मधुमक्खियों की जो श्वास नलिकाएं होती हैं उनमें उनके अंदर जो होता है उसको खाता हुआ प्रजनन करता है, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर मधुमक्खी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे मौनों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मौनों को मधुमक्खी ही बोला जाता है, ठीक है। यह जो मौनो है ना, इसको मधुमक्खी ही बोला जाता है। जब उसके तरल पदार्थ को खाते हुए प्रजनन करती है उनकी संख्या बढ़ जाती है, इससे क्या होता है कि मौनों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एकराइन क्या है? एकराइन रोग मधुमक्खियों का एक गंभीर परजीवी रोग है। यह रोग सूक्ष्म परजीवी एकार्पिस ऊडी के कारण होता है, जो मकड़ी के समान होता है। यह मकड़ी मधुमक्खियों के श्वास नलिकाओं में प्रवेश कर तरल पदार्थ को खाती हुई प्रजनन करती है, जिससे मौनों की मृत्यु होने लगती है, ठीक है। सन 1956 ईस्वी में नगरोटा नामक स्थान पर इस बीमारी के विषय में प्रथम सूचना मिली थी, ठीक है। सन 1956 ईस्वी में नगरोटा नामक स्थान पर इस बीमारी के विषय में पहली सूचना प्राप्त हुई थी, ठीक है। जिससे पता क्या चला, जिससे यह पता चला कि इसका कारण है यूरोपीय मधुमक्खियों को आयात करना, ठीक है। जब यूरोपीय मधुमक्खियों को आयात किया जाता था ना, तो उसके साथ बीमारियां भी आ जाती थी, ठीक है। यह जो बीमारी है मधुमक्खी का, यह 1 से 10 दिन की आयु की मधुमक्खियों में लगता है। यह बीमारी 1 से 10 दिन की आयु की मधुमक्खियों पर लगता है। इस रोग में अंडा और लार्वा पर इसका कोई प्रकोप नहीं होता। अंडा और लार्वा पर इसका कोई प्रकोप नहीं होता है। यह बीमारी 1 से 10 दिन की मधुमक्खी के ऊपर लगता है। यदि मधुमक्खी 1 से 10 दिन से ज्यादा हो गई तो उसके ऊपर यह जो रोग है वह नहीं लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह रोग आपको समझ में आया होगा। देखिए सभी रोग अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए रोग, ठीक है। तो हमने पहला रोग बताया, लास्ट में आप लोगों को जल्दी जल्दी पूरा रोग बता दूंगा फिर से, ठीक है, इसी वीडियो में। अब चलिए देख लेते हैं इस रोग के क्या क्या लक्षण है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि मधुमक्खी इस रोग से ग्रसित है, एकराइन रोग से, ठीक है। और एकराइन रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो एक कार्पिस ऊडी, ACARAPIS WOODI, ठीक है। एकार्पिस ऊडी के कारण यह रोग होता है। इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इस रोग से संक्रमित मधुमक्खियां अपने पंखों को शरीर से फैलाकर बैठती हैं, ठीक है। यह रोग यदि किसी मधुमक्खी को हो जाता है तो वह अपने पंखों को शरीर से फैलाकर बैठा, मतलब के आकार की आकृति बना लेता है, ठीक है। अंग्रेजी के अक्षर अक्षर जो के होता है उसके समान अपनी आकृति को बना लेता है। मधुमक्खियां छत्ते के बाहर रेंगती हुई दिखाई देती है। जब यह रोग लग जाता है, मधुमक्खी को हो जाता है, उस समय मधुमक्खियां छत्ते के बाहर रेंगती हुई दिखाई देती हैं। संक्रमित मधुमक्खियां कमजोर उड़ान भरती हैं, मतलब ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाती हैं, कमजोर उड़ान भरती हैं, ठीक है। तो यह इसका लक्षण हो गया। इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके नियंत्रण के बारे में देखेंगे। तो जो मौनगिरी होती है या मधुमक्खी का छत्ता, मौनगिरी मतलब जहाँ पे मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी का छत्ता बोल सकते हैं, ठीक है, या हनी बी कॉम बोल सकते हैं। तो मौनगिरियों में मिथाइल सेलिसिलेट, ध्यान सुनिएगा, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसमें मिथाइल सेलिसिलेट या नाइट्रोबेंजीन को किसी मोटे कपड़े पर छिड़क कर बांध कर वहीं पे लटका देना चाहिए, तथा 6 से 7 रातों तक उसको लटका रहना चाहिए, ठीक है। उसको लटका देना चाहिए, 6 से 7 दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ना चाहिए। इससे गैस बनकर बीमार मधुमक्खियां तथा माइट्स को मार देती है, ठीक है। इससे गैस बनता है, गैस बनकर क्या होता है कि जो मधुमक्खियां बीमार होती हैं वो उसको
और जो माइट होते हैं उसको मार देता है। इसके प्रवेश के समय प्रवेश द्वार जो है उसको छोटा कर देना चाहिए। ठीक है, तो पहला मेथड ये हो गया कि कैसे नियंत्रण पाएंगे, तो हम लोग मिथाइल सेरिलेट या नाइट्रोबेंजीन को किसी मोटे कपड़े पर छिड़क कर बांध कर लटका देंगे, 6 से 7 रात तक उसको लटका रहने देंगे। इससे गैस बनकर बीमार मधुमक्खियां तथा माइट्स को मार देता है। इसके प्रकोप के समय प्रवेश द्वार को छोटा कर देना चाहिए। दूसरा इसका आइडिया है कि नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण निम्न प्रकार से बनाकर उपयुक्त की भांति प्रयोग करने पर भी बीमारियों को रोका जा सकता है। ठीक है, जिसमें सल्फ्यूरिल आयल एक होता है 1 भाग, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन 2 भाग और पेट्रोल 2 भाग को आपस में मिलाकर, जैसे मैंने बताया मोटे कपड़ों पर डालकर टांग देना चाहिए, वैसे इसको भी टांग देना चाहिए। ठीक है, अगला इसका मेथड है, मार्केट में आजकल बहुत सारे फैलबेक्स स्ट्रिप्स जिसमें क्लोरोबेंजिलेट होता है उपलब्ध है। इसके प्रयोग से भी माइट्स मर जाते हैं। ठीक है, आजकल बाजार में फोलवेक्स स्ट्रिप्स जिसमें क्लोरोबेंजिलेट होता है बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसके प्रयोग से माइट्स मर जाते हैं। स्ट्रिप्स को मौन पेटिका में जलाने पर धुआं करने से गैस निकलती है जो क्या करती है, माइट्स को मार देती है। तो यह आपको पहली बीमारी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, एक रिन डिजीज। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं दूसरा बीमारी, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा बीमारी है नोसेमा बीमारी। नोसेमा बीमारी, ठीक है, नोसेमा डिजीज। तो यह बीमारी विश्व के सभी देशों में मिलती है। नोसेमा बीमारी जो है मधुमक्खी का, यह विश्व के सभी देशों में मिलता है। यह बीमारी एक प्रोटोजोआ नोसेमा एपिस के कारण होता है। ठीक है, मधुमक्खी में नोसेमा बीमारी जो है एक प्रोटोजोआ नोसेमा एपिस के कारण होता है। इसके द्वारा जो अडल्ट मधुमक्खियां होती हैं वह ग्रसित होती हैं, मतलब वयस्क मधुमक्खियां ग्रसित होती हैं। इस रोग के कारक के स्पोर भोजन के साथ मधुमक्खी के आंत में जाते हैं। ठीक है, इस रोग के जो कारक के स्पोर होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, वह स्पोर भोजन के साथ मधुमक्खी के आंत में आते हैं। वहां पर मध्यांतर मीडगट की उपकला, ठीक है, मीडगट की जो उपकला होती है, इपिथीलियम होती है, उसी कोशिकाओं में इनका विकास होता है। बीमारी की स्पोर मीडगट के अतिरिक्त अन्य ऊतकों जैसे वसा पिंडक, अंडाशय तथा हाइपोफोरिंजियल ग्रंथि में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह जो बीमारी की स्पोर होते हैं यह मीडगट के अतिरिक्त अन्य ऊतक जैसे कि वसा पिंडक, अंडाशय तथा हाइपोफोरिंजियल ग्रंथि में भी पाए जाते हैं। कुछ समय पश्चात मीडगट जो होती है तथा मलाशय ग्रंथियां पूर्ण रूप से परजीवीकृत हो जाती हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूर्ण रूप से संक्रमण होने पर ग्रसित मधुमक्खियों में स्पोर्स की संख्या 30 से 50 करोड़ हो जाती है, और रोग से पीड़ित मधुमक्खियां मौन पेटिका के बाहर इकट्ठा होने लगती हैं। उड़ने के प्रयास में पृथ्वी पर पीठ के बल गिर पड़ती हैं तथा पैर कांपते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सिम्टम भी है। इनके पंख सामान्य स्थिति में नहीं जाते तथा उनके शरीर के बाल झड़ने लगते हैं, जिससे उनका शरीर चमकीला तथा चिकना दिखाई देने लगता है। मधुमक्खियों की आंत में सूजन आ जाती है तथा रंग हल्का और भूरा सफेद दिखाई देता है। मधुमक्खियों के शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाने के कारण पेचिश हो जाता है। यह बीमारी वसंत तथा जाड़े के मौसम में अधिक होता है। साथ ही कमजोर मौनाएं जो होती है, कमजोर मधुमक्खियां होती है, इस बीमारी से अधिक प्रभावित होती हैं। रानी मधुमक्खी पीड़ित होने पर अंडे देना बंद कर देती है। यदि इस रोग से रानी मधुमक्खी पीड़ित होती है, नोसेमा रोग से, तो अंडे देना बंद कर देती है। तो समझ में आया आप लोगों को यह क्या होता है। तो ये देखिए जो नोसेमा बीमारी होता है ना मधुमक्खी का, यह विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। यह एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, नोसेमा एपिस। ठीक है, यह क्या करता है, यह जो अडल्ट मधुमक्खियां होती है, वयस्क मधुमक्खियां होती हैं, उनको ग्रसित करता है। यह जो रोग का कारक होता है, जो पैथोजन होता है, इस पैथोजन बोल सकते हैं, इसकी जो स्पोर होते हैं ना, वह जब मधुमक्खी भोजन खाती है उस भोजन के साथ इसके आंत में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे चले जाते हैं, आंत में चले जाते हैं। वहां पर मीडगट और इपिथीलियम की कोशिकाओं में इनका विकास होता है। जो मीडगट होता है और इपिथीलियम होती हैं, उन कोशिकाओं में इनका विकास होता है। और जो बीमारी के स्पोर होते हैं, इस बीमारी को फैलाने जो स्पोर होते हैं, यह मीडगट के अतिरिक्त अन्य भी ऊतकों में पाए जाते हैं, जो कि मैंने बताया आप लोगों को, मीडगट, वसापिंडक, अंडाशय और हाइपोफोरिंजियल ग्रंथि में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो मीडगट होती है और मलाशय होती है, उनकी ग्रंथियां पूर्ण रूप से परजीवीकृत हो जाती हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूर्ण रूप से संक्रमित होने पर मधुमक्खियों में स्पोर्स की जो संख्या होती है 30 से 50 करोड़ हो जाती है, जिससे जो
मौने होते हैं वो क्या होते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है, तो ये रोग था। इसका लक्षण भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका पीडीएफ यदि आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए इसका नियंत्रण देख लेते हैं। तो गर्मी का मौसम प्रारंभ होते ही मधुमक्खी मंडलों की को नई पेटिकाओं में रखकर अच्छे नए छत्ते दें। ठीक है, जैसे ही गर्मी का मौसम आए उससे प्रारंभ होते ही मधुमक्खी के जो मंडल हैं उनको नई पेटिकाओं में रखकर अच्छे नए छत्ते दें। पीने का पानी स्वच्छ हो तथा सुबह शाम फव्वारे का प्रयोग करें। मौन पेटिका तथा छत्तों को 80% एसिटिक एसिड से फ्यूमिगेशन करना चाहिए। फ्यूमेजिनल की 0.5 से 3 मिलीग्राम मात्रा को 100 ग्राम चीनी के घोल में मिलाकर मधुमक्खियों को खिलाने से बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो यह इसका नियंत्रण हो गया। नियंत्रण कैसे करेंगे, तो गर्मी का मौसम जैसे ही प्रारंभ होगा मधुमक्खी की जो झुंड है उसको क्या करेंगे, नई पेटिकाओं में रखकर अच्छे से छत्ते दे देंगे। पीने का पानी उसका स्वच्छ रखेंगे और सुबह शाम पानी के फव्वारे का प्रयोग करेंगे। जो मौन पेटिका है तथा छत्ता है उसको 80% एसिटिक एसिड से फ्यूमिगेशन करेंगे। फ्यूमेजिनल को 0.5 से 3 मिलीग्राम मात्रा को 100 ग्राम चीनी की घोल में मिलाकर मधुमक्खियों को खिलाएंगे, जिससे बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आगे है विषाणु जन्य बीमारी। ठीक है, विषाणु जन्य बीमारी या वायरल डिजीज, वह बीमारी जो विषाणु के कारण मधुमक्खियों में लगता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जाम पूछ लेता है कि मधुमक्खियों में विषाणु द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग उसके बारे में लिखिए। ठीक है, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से उसके बारे में लिखिए, परजीवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा उसको लिखिए। ठीक है, तो यह सब पूछता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग पूरा आज की इस वीडियो में उसका डिजीज ही देखेंगे। तो विषाणु जन्य बीमारी जिसमें पहला है, मधुमक्खियों में फैलने वाले इस रोग को थार सेक ब्रूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों में फैलने वाला जो यह रोग है विषाणु जनित रोग है, इसको थार सेक ब्रूड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह रोग सबसे पहले 1976 में थाईलैंड की मधुमक्खियों में पाया गया था। ठीक है, यह रोग सबसे पहले थाईलैंड की मधुमक्खियों में पाया गया था सन 1976 ईस्वी में, इसीलिए इसे थार सेक ब्रूड के नाम से जाना जाता है। यह रोग जो होता है बहुत ही तेजी से फैलता है तथा प्रकोप होने पर 80 से 90% तक जो मंडल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब रोग यह फैलता है, इसका जब प्रकोप होता है तो 80 से 90% तक मंडल नष्ट हो जाते हैं। इस बीमारी से भारतीय मौन उद्योग भी अछूता नहीं है। ठीक है, मतलब ये इस बीमारी से जो भारतीय मधुमक्खियां हैं का व्यापार किया था वो अभी अछूता नहीं, मतलब उसमें भी यह रोग पाया जाने लगा है। भारतवर्ष में उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में यह रोग पाया जाता है। बैली नाम के वैज्ञानिक के अनुसार विषाणु वयस्क मधुमक्खी के हाइपोफायरिंजियल ग्रंथि में, ठीक है, हाइपोफायरिंजियल ग्रंथि में प्रवेश कर जाता है, और जब यह मधुमक्खी लार्वा या ग्रब को भोजन कराती है तो भोजन के साथ ही विषाणु लार्वा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, रोगग्रस्त मधुमक्खी का स्वभाव बदलने लगता है और वह पराग एकत्र नहीं कर पाता। 3 महीने के अंदर वह मर जाता है। ठीक है, तो जब विषाणु जनित रोग था थार सेक ब्रूड, यदि थार सेक ब्रूड बीमारी पूछेगा तो आप लोग को ये लिखना पड़ेगा। देखिए समझते चलिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर से बताया जाएगा। तो यह जो मधुमक्खी है यह विषाणु द्वारा होने वाला जिसका नाम है थार सेक ब्रूड। ठीक है, यह रोग सबसे पहले 1976 ईस्वी में थाईलैंड में की मधुमक्खियों में देखा गया था। यह बहुत ही तेजी से फैलता है, इसका प्रकोप होने पर 80 से 90% जो मंडल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। यह बीमारी भारतवर्ष में उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में पाया गया है। बैली एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार विषाणु जो होते हैं यह विषाणु वयस्क मधुमक्खी के हाइपोफायरिंजियल ग्रंथि में, ठीक है, जो एडल्ट मधुमक्खियां होती है उनमें एक ग्रंथि होती है हाइपोफायरिंजियल ग्रंथि होती है, उसी में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये मधुमक्खी लार्वा को भोजन कराते हैं तो भोजन के साथ ही जो विषाणु होते हैं वायरस होते हैं लार्वा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मधुमक्खी का स्वभाव बदलने लगता है, वह पराग एकत्र नहीं कर पाता, 3 महीने के अंदर ही वह मर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए इस बीमारी का कोई उचित उपाय नहीं खोज सके हैं, सफाई आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यह विषाणु द्वारा होने वाला जो रोग है इसका कोई नियंत्रण नहीं खोजा जा सका है, खोजा गया अभी तक, लेकिन वहां पर सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा है लकवा रोग। ठीक है, दूसरा है लकवा रोग जो कि वायरस के कारण होता है। तो यह रोग विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका तथा ब्रिटेन में पाया जाता है।
इसके अन्य देशों में मिलने की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस बीमारी से ग्रसित मधुमक्खियां उड़ने में असमर्थ हो जाती हैं तथा शरीर को हिला डुला नहीं पाती तथा दूसरे दिन से मरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए गंधक के पाउडर को मौन ग्रह के शिशु खंडों, छत्तों, फ्लोरबोर्ड आदि में बुरकने पर रोग का प्रकोप कम हो जाता है। ठीक है, तो गंधक जो होता है उस पाउडर का शिशु के जो खंड है, छत्ते हैं या फ्लोर है, पक्का मतलब जो फर्श उस पे बोर्ड आदि में छिड़काव करने से क्या होता है कि रोग का प्रकोप कम हो जाता है। अगला सेक ब्रूड, यह भी विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो सेक ब्रूड यह विषाणु रोग विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, रोमानिया आदि देशों में मिलता है। कुछ वर्षों पूर्व यह रोग भारत के पूर्वोत्तर भागों, मेघालय, नागालैंड, असम आदि राज्यों में पाया गया है। इस रोग से मधुमक्खियों के लार्वा प्रभावित होती है। जो सेकब्रूड रोग होता है इससे मधुमक्खियों के लार्वा प्रभावित होते हैं। रोग कारक विषाणु अंडाकार 60 मिली माइक्रोन व्यास का होता है। रोग से ग्रसित जो लार्वा होते हैं वह प्यूपा बनते समय प्यूपा अवस्था में ही मर जाते हैं। प्यूपा बनने के बाद लार्वा की त्वचा अलग नहीं हो पाती तथा लार्वा प्यूपा की त्वचा के मध्य द्रव भर जाता है, जिसके कारण प्यूपा थैली के समान हो जाता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए 200 मिलीग्राम क्लोरोमाइसिन, एरियोमाइसिन को 50 ग्राम चीनी के 1 गैलन में घोलकर खिलाने से मधुमक्खियों की बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। अब खिलाएंगे कैसे? ठीक है, तो वहीं पर किसी छोटे बर्तन में, कटोरी हो गया या कोई भी बर्तन हो गया, उसमें भर के रख देंगे जहाँ पे उसका छत्ता वहीं पे, तो वो सब खुद अपने से जाएंगी, जिससे उनको नियंत्रित किया जा सकता है। आगे है जीवाणु जन्य बीमारियां, मतलब जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, हम लोगों ने विषाणु द्वारा होने वाले रोग पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा? तो थार सेक ब्रूड, लकवा रोग, सेक ब्रूड, तो इन सभी रोगों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे जीवाणु जन्य बीमारियां। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मधुमक्खियों में बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला प्रमुख मुख्य रूप से अमेरिकी फॉल ब्रूड तथा यूरोपियन फॉल ब्रूड बीमारियां होती है। यह जो अमेरिकी फॉल ब्रूड होता है और एक होता है यूरोपियन फॉल ब्रूड, यही दोनों बीमारी जो हैं मुख्य रूप से बैक्टीरिया द्वारा होती हैं। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकी फॉल ब्रूड के बारे में। तो यह बीमारी उन सभी देशों में पाई जाती है जहां पर यूरोपियन मधुमक्खियां पाली जाती हैं, जैसे बेसिलस लार्वा नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। ठीक है, यह जो होता है बेसिलस लार्वा नाम की जीवाणु द्वारा फैलती है तथा अत्यधिक छूत की बीमारी, मतलब छूत की बीमारी, एक से दूसरी मतलब संपर्क में आई तो उसको भी हो जाएगा। ठीक है, यह बीमारी मधुमक्खियों के लार्वा तथा प्यूपा में होते हैं। अंडे से निकलने के 2 दिन तक लार्वा में इसके जीवाणु के प्रकोप की अधिक संभावना रहती है। ठीक है, अंडे से निकलने के बाद जो लार्वा होता है उसके 2 दिन तक इस जीवाणु का प्रकोप की अधिक संभावना रहती है। 2 दिन से बड़े लार्वा पर इसका प्रकोप नहीं होता। यदि लार्वा 2 दिन से बड़ा हो गया उस पर इसका प्रकोप नहीं होता है। बीमारी के जीवाणु भोजन के माध्यम से लार्वा के पेट में पहुंचते हैं। ठीक है, बीमारी के जो जीवाणु होते हैं जब भोजन वह करते हैं उसके माध्यम से लार्वा के पेट में पहुंचते हैं। छत्ते में एकत्रित मधु तथा पराग के भंडार में भी जीवाणु रहते हैं। अतः जब कमेरियां दूषित भोजन लार्वा को खिलाती हैं, जब कमेरी मतलब जो सैनिक मधुमक्खियां होती है वह, तो जब कमेरियां दूषित भोजन लार्वा को खिलाती हैं तो लार्वा रोगग्रस्त हो जाता है। जीवाणु की स्पोर भोजन के साथ लार्वा की आंत पर पहुंचते हैं। ठीक है, जीवाणु के जो स्पोर होते हैं वह भोजन के साथ लार्वा की आंत पर पहुंचते हैं, वहां पर स्पोर उगते हैं। ठीक है, वहां पर जो स्पोर होते हैं वह जर्मिनेट होने लगते हैं तथा संख्या में वृद्धि होने लगती है। संख्या में अधिक वृद्धि हो जाने पर लार्वा की मृत्यु हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि जब लार्वा प्यूपा बनने वाला होता है या प्यूपा बन चुका होता है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मधुमक्खियों में रोग का पता तभी चलता है जब वह पूरे छत्ते में फैल चुका होता है। प्रथम लक्षण उस समय पता चलता है जब लार्वा अपने कोष्ठों में मरकर सड़ने लगती है। उनका मृत शरीर सड़कर काला पड़ जाता है। काला उसे सड़ी मछली की तरह बदबू करता है तथा गाढ़े पदार्थ का रूप ले लेता है। ठीक है, कुछ दिनों के पश्चात यह सूखकर पपड़ी बन जाता है। उसमें असंख्य स्पोर्स रहते हैं। जब कमेरियां इन कोष्ठों को साफ करती हैं तो स्पोर्स उनके शरीर, पांव तथा मुखांगों में चिपक जाते हैं और जब वो चिपक जाते हैं तो वो अन्य छत्तों में पहुंच जाते हैं। यह रोग अभी तक भारत में नहीं पाया गया। ठीक है, यह अमेरिकी फाउल ब्रूड रोग जो है अभी तक भारत में नहीं पाया गया, लेकिन इस रोग के बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा, एग्जाम पूछ लेता है फाउल ब्रूड, अमेरिकी फाउल ब्रूड, यूरोपीय फाउल ब्रूड के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे यूरोपीय फाउल ब्रूड। तो यह रोग विशेष रूप से अमेरिका तथा यूरोपीय महाद्वीप में मिलता है। भारत में यह कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में पाया गया है। यह रोग बेसिलस प्लूटोन, ठीक है, यह रोग जो है बेसिलस प्लूटोन तथा स्ट्रेप्टोकोकस एपिस जीवाणुओं द्वारा होता है। इस बीमारी का प्रकोप कम मौन ग्रहों में अधिक होता है। इस बीमारी के कारण
प्रायः वसंत ऋतु में लार्वा पतला हो जाता है, उसके शरीर में चमकीलापन नहीं रहता तथा कोष्ठों में अनियमित रूप से रेंगने लगते हैं। इससे ग्रसित लार्वा की मृत्यु 1 से 3 दिन के अंदर हो जाती है। इस कारण यह बीमारी प्यूपा में कम ही पाई जाती है। मरे हुए लार्वा का शरीर सूखकर पपड़ी में बदल जाता है, जिसमें जीवाणु की स्पोर्स रहते हैं। यह पपड़ी कोष्ठ से बाहर निकल आती है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित कॉलोनी की मौन पेटिकाओं की मधुमक्खियों से जला देना चाहिए। खाली छत्तों को रोग रहित करने के लिए फार्मेलिन का धुआं दिया जा सकता है, परंतु कभी कभी ये छत्ते विषाक्त हो जाते हैं, तो इसे सावधानी से करना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन पाउडर 0.36 ग्राम को चीनी के घोल के साथ मिलाकर सप्ताह में 1 बार छिड़काव करने से रोग को नियंत्रण कर सकते हैं। सोडियम सल्फात थायोजोल की 0.5 ग्राम या टेरामाइसिन की 0.25 ग्राम मात्रा को 1 गैलन चीनी के घोल में मिलाकर मधुमक्खियों को खिलाने से बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह था इसके नियंत्रण के बारे में। यूरोपीय फाउल ब्रूड के नियंत्रण के लिए 0.2 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन को 5 पाउंड चीनी के घोल में मिलाकर सप्ताह में 2 बार मधुमक्खियों को खिलाना चाहिए, इससे भी नियंत्रण हो जाता है। और आगे देखेंगे अगला रोग है सेप्टिसिमिया। यह भी बैक्टीरिया कारण होता है। तो यह बैसिलस एस्पिएपिटिक्स नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। बीमारी गंदे पानी के प्रयोग से होता था, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यह जो सेप्टिसिमिया बीमारी होता है यह गंदे पानी के कारण होता है, तो सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे कवक जन्य बीमारियां, फंगल डिजीज। तो मधुमक्खियों में चाक ब्रूड एवं स्टोन ब्रूड बीमारियां कवकों द्वारा होती है। ठीक है, तो अब देखिए हमने बैक्टीरिया के द्वारा पढ़ा, वायरस के द्वारा पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा। ठीक है, तो मधुमक्खियों में जो चाक ब्रूड एवं स्टोन ब्रूड बीमारी होती है वह कवक के द्वारा होती है। यह बीमारी उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में पाई जाती है। भारत में मधुमक्खियों में बीमारी नहीं पाई जाती है। अगला है अमीबी। यह जो बीमारी होती है अमीबी, यह जो रोग होता है अमीबी रोग, यह मालफी गबेबा मेलिफिसिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह प्रोटोजोआ जो होता है यह मालपीगी नलिकाओं को ग्रसित करता है। ठीक है, तथा पेचिस जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, पेचिस जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। इसके कारण मधुमक्खियां अधिक कमजोर हो जाती हैं तथा अधिक दूरी तक नहीं उड़ पाती। यह रोग अधिकतर सर्दियों में होता है। जहां पर मधुमक्खियां बैठती हैं उस स्थान पर उनके निशान चिन्ह रह जाते हैं। ठीक है, तो यह अमीबी रोग है। यह रोग जो होता है यह प्रोटोजोआ का होता है। प्रोटोजोआ का नाम है मालफी अमेबिया मेलिफिसिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नियंत्रण। तो छत्तों को सीलन युक्त जगह पर नहीं रखना चाहिए। जो इसकी मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनको सीलन युक्त जगह पर नहीं रखना चाहिए। खमीर लगी मधुमक्खी वाले छत्तों को अलग कर देना चाहिए। छत्तों को पर्याप्त वायु प्रकाश उपलब्ध करना चाहिए। मधुमक्खियों को गीली गुड़ या सीरा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यह थे मधुमक्खी में होने वाले विभिन्न रोग जो कि मैंने आप लोग को बताए। उम्मीद करते हैं सभी रोग आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं देखिए दोबारा बताने वाला था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग एक ही बार में आप लोग वीडियो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, फिर से वीडियो बना दिया जाएगा जो रोग नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।